हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आपका एक नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास रहने वाली है डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर साइंस की। और यहाँ पे एक ही वीडियो में पूरा द एंड करने वाले हैं। और विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब एक क्लास में यहाँ पे ख़त्म करवा देंगे। और इससे पहले आपको बता दें, इसमें बहुत सारे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल किए हैं, नए नए क्वेश्चन शामिल किए हैं। और सभी सीरीज के मिक्सअप क्वेश्चन यहाँ पे हमने शामिल किए हैं, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो भाई वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले जितने भी नए साथी हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई एक प्यारा सा कमेंट आप लोग छोड़ दीजिए। कमेंट आपको क्या करना है, आप लोग केवल इतना बता दीजिए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। और भाई जितने भी नए साथी हैं, अभी तक जिन लोगों को ये नहीं पता कि टेलीग्राम से वीडियोस सॉरी टेलीग्राम से आप लोगों को पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक दे दी गई, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे पीडीएफ भेज दिए जाएंगे। अन्यथा आपको एक डायरेक्टली वेबसाइट की लिंक दी गई होगी, वहाँ पे क्लिक करके आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई क्लास को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन उसके बाद सीधा आंसर हम आपको बता देंगे, ताकि आपका टाइम बहुत ही कम बर्बाद हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बताया गया है, पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो भाई पेट्रोल में होती है रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, जूल पूछा गया है, तो जूल होता है कार्य का मात्रक, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। मीटर आपका होता है दूरी का मात्रक, और भाई अर्घ भी जूल की ही एक इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक कोशिका, द्रव वगैरह ये हैं, ये आपके पादप कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सही हो जाएगा CaCO3, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कार्य या ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,8। जो भी आपकी निष्क्रिय गैस होती है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो जल में जो भी घुलनशील विटामिन होती हैं वो होती हैं बी और सी। केवल बी और सी ऐसी विटामिन है जो जल में घुलनशील होती हैं। तो लास्ट में ऑप्शन आपका दिया गया है विटामिन सी, यही आपका सही हो जाएगा। बाकी ए, के और डी, उसके बाद एक विटामिन आपकी बचती है ई, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। ये सभी विटामिन जो होती हैं वो वसा में होती हैं। बाकी बी और सी जो होती हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या है। तो तंत्रिका कोशिकाओं की जो विशेषता होती है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, या फिर इनका आकार अनिश्चित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। जो भी तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं वो पुनः निर्मित नहीं होती हैं, यानी जो पहला ऑप्शन है भैया आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यदि आप लोग देखोगे तो इसमें पूछा गया है आपका, कि जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है। तो पृथ्वी की जो उपछाया होती है उससे जब चंद्रमा गुजरता है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है या फिर चंद्र ग्रहण होता है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। या फिर चौड़ा प्रकाश या खंड चंद्र ग्रहण, यहाँ पे ये आपके ऑप्शन जो है वो दिए जा रहे हैं। तो 11 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खंड चंद्र ग्रहण। देखिए, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है खंड चंद्र ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल आपका पाया जाता है दही में। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही में पाए जाते हैं, उसी की वजह से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तराजू, सीसा, चिमटा और सरौता। इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना होगा, कैसच। आप लोग एक वर्ड कैसच याद रखिए। ठीक है, कैसच में जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा उसे आप लोग यहाँ पे समझ लेंगे, कैंची। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा सरौता, और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा चासे, चाकू आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि द्वितीय श्रेणी का, तो सरौता जैसा आप लोग देख सकते हो कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला दिया गया है सरौता। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और सरौता जैसे देखने में जितने भी इक्विपमेंट आपको देखने को मिलेंगे वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होंगे, और कैंची जैसे इक्विपमेंट जितने भी आपको देखने को मिलेंगे प्रथम श्रेणी के होंगे, और चाकू या चिमटा जैसे जितने भी देखने को मिलेंगे वो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होंगे।
चा से आप लोग चिमटा समझिए, चाकू मत समझिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है ज्वालामुखी का फूटना। ज्वालामुखी का फूटना आपका कैसा परिवर्तन है, यहाँ पे ये चीज पूछी जा रही है, और ये एक प्रकार का अनियमित परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जूल का मात्रक है। तो जूल का मात्रक अभी आपको बता चुके हैं, कार और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है, और ऑप्शन नंबर सामने ये चीज दी गई है, कार और ऊर्जा दोनों का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसल है, क्वेश्चन नंबर 17, और इसका सही आंसर हो जाएगा चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रग्रहण की घटना कब होती है। चंद्रग्रहण और एक होता है सूर्य ग्रहण। तो चंद्रग्रहण की घटना होती है आपकी अमावस्या के दिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा, सॉरी, चंद्रग्रहण की जो घटना होती है वो पूर्णिमा के दिन होती है, अमावस्या के दिन नहीं होती। अमावस्या के दिन आपका हमेशा क्या पड़ता है, सूर्य ग्रहण। अमावस्या के दिन यदि आपसे पूछा जाए तो फिर सूर्य ग्रहण पड़ता है, ठीक है। ये चीज याद रखना आप लोग, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया जा रहा है, डीपीटी के टीके से बचाव होता है। जो डीपीटी का टीका होता है किससे, उससे किसका बचाव होता है, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ठीक है। अब यहाँ पे डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, काली खांसी और टिटनेस, ये सब इसके तीनों के जो हैं वो नाम यहाँ पे दिए गए। डीपीटी टीका इसी से यूज होता है, यानी उपयुक्त तीनों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है CaSO4 में Ca की संयोजकता कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्या अभी जितने भी हमने क्वेश्चन ऊपर करवाए हैं 90, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और 20 भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग सीधे सीधे रख लिए, ये क्वेश्चन दोस्तों 2020 में पूछा गया था, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन भी किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं, तो आपको हम ये चीज़ रिपीट करवा देते हैं कि ये इसका Ca की संयोजकता इसमें पूछी गई है 20 नंबर में, और इसका सही आंसर हो जाएगा +2, ठीक है। +2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। आपकी विद्युत ऊर्जा होगी उसको यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देता है, क्वेश्चन नंबर 21, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी यहाँ पे विद्युत मोटर दिया गया है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो, तो यहाँ पे ये चीज पूछा गया अम्ल क्या होते हैं। एक तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, जो अम्ल होते हैं वो एक तो खट्टे होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो 22 में जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं। तो एक चीज याद रखिए, जो भी अम्ल होंगे वो H+ आयन बनाएंगे, ठीक है, और जो तुम्हारे क्षार होंगे वो OH ऋण आयन बनाएंगे। तो यहाँ पे H+ यानी H3 और O+ आयन बनाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया जा रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन और टोकोफेरॉल। तो यहाँ पे आपका जो दिया जा रहा है एस्कॉर्बिक एसिड, यही विटामिन सी का रासायनिक नाम है। जो रेटिनॉल दिया गया ये विटामिन ए का है, थायमिन किसका है, विटामिन B1 का है, और टोकोफेरॉल किसका है, तो टोकोफेरॉल यहाँ पर आपका हो जाएगा विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक अभी आपको हमने कैसे वाली ट्रिक एक बताई थी, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक आपका हो जाएगा सरौता, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है सा। तो सरौता इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है, तो सूचक और इंडिकेटर कौन नहीं है, ये चीज़ आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 25, ऑप्शन दिए गए हैं लाल लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फेनाफ्थिलीन और एंटासिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटासिड। अभी आपको हम बता देते हैं कि सूचक क्या चीज़ होती है। तो सूचक वो होता है जिससे अम्ल और क्षार का पता चलता है। जैसे लाल लिटमस पेपर कभी नीला हो जाएगा तो अम्ल होगा या क्षार, ऐसे मिथाइल ऑरेंज कलर हो जाएगा, फिनाल में भी कलर चेंज हो जाता है। तो इनसे दोस्तों हमको एक चीज़ पता चलती है कि अम्ल और क्षार का इससे परीक्षण किया जाता है। इनको हम लोग इंडिकेटर या सूचक बोलते हैं, बट एंटासिड इस काम में नहीं आता है। इस वजह से यहाँ पे पूछा गया इंडिकेटर नहीं है, तो एंटासिड इसका सही आंसर हो जाएगा। पित्तरस बनाता है, क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत में ही पित्तरस आपका बनता है, अमाशय से अमाशयी रस बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, और इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कह सच, तो कह सच के हिसाब से यदि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिमटा, ठीक है। तो चिमटा वाला यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सच वाली ट्रिक एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, कह सच। तो कैची जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, और सरौता हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। चा से चाकू नहीं आपको समझना है, चा से समझना है चिमटा। तो चिमटा आपका हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपकी गैस निकलती है ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्रहण होती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, इसलिए यहाँ पे निकलना पूछा गया है तो ऑक्सीजन आंसर होगा। यदि ये पूछा जाता कौन सी गैस ग्रहण की जाती तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 29, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। एक ही तत्व के समस्थानिक होंगे उसमें क्या चीज़ पाई जाएगी, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो
इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों दिए जा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। परमाणु संख्या समान बताई जा रही है एक में, और बताया जा रहा है परमाणु संख्या एक में भिन्न बताई जा रही है, एक में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न बताई जा रही हैं, और एक में दोनों चीज़ें समान बताई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे यदि आप समस्थानिक को पढ़ोगे तो समस्थानिक में क्या चीज़ लिखा है, आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए, सम स्थानिक। सम और स्थानिक, इसका क्या मतलब हो गया कि जिसके स्थान समान होते हैं। स्थान का क्या मतलब हो जाता है 29। तो स्थान का मतलब हो जाता है कि परमाणु संख्या समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। परमाणु संख्या क्या क्या मतलब है उसमें जितने भी परमाणु होंगे उसके जो समस्थानिक होंगे उन सभी समस्थानिकों में उनके परमाणु संख्या का स्थान बिल्कुल एक समान होगा, उसे हम लोग समस्थानिक बोलेंगे। और उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए वाला है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया चंद्रमा क्या है, देवता, तारा, उपग्रह और ग्रह। तो चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह ये सबको पता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र शायद ये तीसरी बार क्वेश्चन आपसे रिपीटेड है और पूछा जा रहा है। इसका आंसर भी हम तीनों बार बता चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे हम नहीं बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ऑप्शन नंबर आ में बताया गया है कि प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो ये इजी क्वेश्चन था, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। तो पेलाग्रा रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन के कई प्रकार, विटामिन बी कई अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6 और B12 तक। तो इसमें अलग अलग रोग आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जड़ों द्वारा वृद्धि प्रजनन होता है। किसकी जड़ों द्वारा वृद्धि प्रजनन होता है, ये चीज़ आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयस के मध्य भार होता है। तो जब बीच में आपका भार हो जाए, यानी आपका मान लो कोई भी उत्तोलक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब बीच में आपका भार हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, यानी उसे कौन सा एग्जाम्पल इस तोलक में रखा गया है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो 35 का ट्रॉली हो जाएगा। देखिए ट्रॉली में क्या होगा कि इधर से आप लोग अगर हैंडल पकड़ोगे, इधर मान लो पहिया लगा होगा, तो जो बीच में ही बाहर कुछ ना कुछ रखा जाएगा उसमें, तो वो ट्रॉली ही कहलाई। यानी ट्रॉली जैसी संरचना वाले जितने भी होंगे उसमें बाहर बीच में रखा जाएगा। तो यहाँ पे बताया भी गया है जिसमें आलम्ब और आयाम के मध्य में भार होता है। तो बीच में जब भार होगा तो एक ये कौन सा एग्जाम्पल बनेगा, हेड पंप तो बनेगा नहीं, चाकू भी नहीं, फावड़ा भी नहीं, ट्रॉली ही बनेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई भी वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में वो चीज़ अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ पाती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपके, जैसे दूध से दही बनना, तो इसमें भौतिक परिवर्तन है, ये पूछा गया क्या दूध से दही बन जाएगा तो दही से दोबारा दूध बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन आपका नहीं होगा, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन ये वाला तो खत्म हो गया। गन्ने के रस से सिरका बनना, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार गन्ने के रस से सिरका बन गया तो दोबारा से गन्ने का रस नहीं बन पाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। बल्ब का जलना, फिर कागज का जलना। देखिए कागज एक बार जल गया तो दोबारा से वो कागज नहीं बन पाएगा। लेकिन ऐसे समझ लिए, अगर बल्ब एक बार जल गया, ठीक है, तो बल्ब एक बार जल गया, फिर मान लो लाइट चली गई तो बल्ब बंद हो गया, अब पुनः लाइट आएगी बल्ब दोबारा से जल जाएगा। तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, यानी वो अपने प्रारंभिक अवस्था में दोबारा से वापस आ जाता है, तो वहाँ पे हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है। तो ये जो भी बैटरीज होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, ये याद रखना। बैटरी का अम्ल भी सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है, फल, सब्जी, दूध और सूर्य की रोशनी। तो विटामिन डी का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की रोशनी। प्राकृतिक स्रोत पूछा गया इसलिए यहाँ पे सूर्य की रोशनी ही हो जाएगा। हालांकि प्राकृतिक तो ये सारी चीज़ें हैं, बट सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत सूर्य की रोशनी है, क्योंकि उसमें कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाता है। सरौता में आलम्ब होता है, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आलम इसमें कहाँ पर होता है, 39 क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किनारे पर, ठीक है, यानी साइड में इसका क्या होगा, आलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किनारे पर। अगला क्वेश्चन है, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। तो जो घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं, देखिए पहले, अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना भी देखी हो ये चीज़। पहले की घड़ी ऐसी आती थी कि उसमें आप चाबी भर दो तो वो चलती रहती थी, जैसे चाबी वाली गाड़ी आपने देखी होगी, वैसे ही घड़ी भी आती थी। जहाँ से आप लोग टाइम सेट करते हो, जो सुई वाली घड़ी होती है, उसको एक दूसरी तरफ घुमाने पर उसमें चाबी भर जाती थी, जिससे घड़ी चलती रहती थी। तो ये पूछा जा रहा है कि जब वो चाबी हम भर देते थे तो उसमें जो ऊर्जा ग्रहण होती थी वो कौन सी ऊर्जा होती थी, ये चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 7 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, उसका सही आंसर हो जाएगा एड्स। तो आप लोगों को कमेंट में बताना होगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि नाइट्रोजन अणु में होता है। नाइट्रोजन में कितने आपके
बंद होते हैं, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी ऑप्शन नंबर जो दा में दिया गया त्रिक संयोजी बंध। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है और परमाणु संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 43 को समझने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, और वो फार्मूला होता है एन बराबर, सॉरी यहाँ पे अभी हम आपको लिख के बताते हैं। फार्मूला होता है एन बराबर ए माइनस पी। ठीक है, यहाँ पे एन जो होगा वो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या होगा। ठीक है, एन न्यूट्रॉन से एन आपका हो जाएगा, और जो आपका ए होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान होता है, और जो आपका पी होता है वो परमाणु संख्या होती है। ठीक है, परमाणुओं की जो संख्या होगी वो होगी पी। तो यहाँ पे यदि हम मान रखेंगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन आपसे पूछा जा रहा है तो एन आपसे पूछा जा रहा है, तो एन बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे ए जो द्रव्यमान संख्या दी गई है आपकी 40, और माइनस प्रोटॉनों की संख्या दी गई है आपकी, यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या है उसे ही प्रोटॉन संख्या बोलते हैं हम लोग, वो दी गई है। परमाणु क्रमांक, हाँ 40 आपका क्या दिया गया है, द्रव्यमान संख्या, और परमाणु क्रमांक आपका दिया गया है जिसे हम लोग पी से डिनोट करेंगे, वो 15 दिया गया है। तो एन बराबर ए माइनस पी होता है, तो 40 से 15 घटाएंगे 25 इसका सही आंसर हो जाएगा, और 25 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसका एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे और आपको बता देंगे जो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध होता है, जिससे ये फार्मूला निकल के आता है, और एक भी ऐसा सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो भाई चैनल से जुड़े रहिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको हम वीडियो बनाएंगे, और आप लोग बेल आइकन इसलिए दबा दीजिए क्योंकि हम वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन सारे मिलते रहें। तो अभी यहाँ पे दोस्तों हम लोग चलते हैं, आप लोग नए साथी जितने भी होंगे तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 44। पहले ये सारी चीज़ इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग सही स्पष्ट से समझ पाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। तो 43 का आंसर आपका 25 हो ही जाएगा, तो 44 की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। 44 में पूछा गया दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? क्वेश्चन नंबर 44, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ों में। यानी दाएं निलय से जो अशुद्ध रुधिर होता है वो फेफड़ों में ट्रांसफर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी रासायनिक ऊर्जा, इसका सही आंसर हो जाएगा। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो को दोस्तों 2006 के बाद ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों का कौन सा उदाहरण है? तो बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कैंची, और ब्रेड काटने का चाकू। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आपसे जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बोतल खोलने वाला यंत्र। ठीक है, बोतल खोलने वाला यंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रबल क्षार है। तो प्रबल क्षार होते हैं जिनकी दोस्तों पीएच मान ज़्यादा कम हो जाता है, उनको हम लोग जिनका पीएच मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 14, तो उनको हम लोग प्रबल क्षार बोल देते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं उनका पीएच मान दोस्तों बहुत ही कम हो जाता है, जैसे 1 या फिर 2 ऐसा हो जाता है, तो उनको प्रबल अम्ल बोल देते हैं। प्रबल क्षार जिसका पीएच मान 14 के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 48 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपसे हाँ ये पूछा जा रहा है कि अधपका मांस खाने से होने वाला कौन सा रोग है? ऐसा मांस जो पूरी तरीके से पक नहीं पाया, यदि आप उसका सेवन करते हैं तो आपको कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स, यानी जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है एंथ्रेक्स, भाई इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, सॉरी इसको रेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रसांकुर संरचना किसमें पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 50, और इसका सही आंसर हो जाएगा क्षुद्रांत। ये क्वेश्चन आप लोग रख लीजिए क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? वैसे तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट, लगभग 8 मिनट से कुछ टाइम ज़्यादा ही लग जाता है, कुछ सेकंड ज़्यादा लग जाता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ सेकंड वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर हम लोग 8 मिनट ही मान लेते हैं। वैसे 8 मिनट 3 सेकंड या फिर कुछ ऐसा लगता है, बट यहाँ पे सेकंड को शामिल नहीं किया गया ना, तो 8 मिनट यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? खंड चंद्र ग्रहण। ये क्वेश्चन अभी पहले भी पूछा गया था, फिर से ये रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, क्योंकि इसका सही आंसर जो भी कमेंट बॉक्स में देगा उसे हम हार्ट का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ही। अगला क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय स्थित है? तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होगा? तो आप लोग क्रम याद रखिए, इसे चाहो तो हम थोड़ा छोटा कर दें, यहाँ पे इसे थोड़ा हम लोग ऊपर ही बढ़ा देते हैं। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह आपसे पूछा जा रहा है, तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह वैसे तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बुध, लेकिन आप लोगों को क्रम भी याद रखना होगा।
तो क्रम याद रखने के लिए यहाँ पे आप लोग हम देखिए समझा देते हैं। सबसे पहले होता है बुध, बुध, फिर होता है शुक्र, फिर होता है पृथ्वी, ठीक है, फिर होता है मंगल, फिर कौन सा होता है, बृहस्पति, फिर शनि। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप में समझ में आ जाए। शनि के बाद कौन सा होता है, देखो बुध, पृथ्वी, नहीं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अरुण। अरुण के बाद आपका एक बचता है वरुण, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे समझ लीजिए कि पहले नंबर पे बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। 8 ग्रह हैं जिनका क्रम ये दिया गया है, आप लोग याद कर लीजिए। कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्रम के हिसाब से 5वें नंबर पे कौन सा है, 6ठे नंबर पे कौन सा है, सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा था वो केवल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो अभी हमने आपको बता दिया पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है आपका बुध, ठीक है। बुध यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अभी यहाँ पे देखूंगा 56 का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि सूर्य का सबसे दूर कौन सा है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसका सही आंसर हो जाएगा 57 वाला, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 से 80%। नियमित खाद के प्रयोग से होती है, नियमित खाद के प्रयोग से होती है उपज की वृद्धि, ठीक है। क्योंकि अगर नियमित आप लोग खाद सही समय पे देंगे तो उपज में वृद्धि होगी। मिट्टी में वृद्धि हो नहीं सकती, पानी की वृद्धि हो नहीं सकती, भाई खाद डाल रहे हैं तो उपज में ही वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। तो भाई गोबर से, कूड़ा कचरा से। तो भाई ये आ और बा दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी भाई कंपोस्ट खाद गोबर से भी, कूड़ा कचरा से भी बनाई जाती है। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधों बढ़ते हैं, ठीक। नाइट्रोजन जो उर्वरक होते हैं उनसे पौधे किस प्रकार से बढ़ते हैं, अतिशीघ्र बढ़ जाते हैं, धीमी गति से बढ़ते हैं, बढ़ते ही नहीं है, या फिर इनमें से सभी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट दिए जा रहे हैं आपके। तो इसका सही हो जाएगा कि अतिशीघ्र बढ़ते हैं। भाई नाइट्रोजन की अगर सही प्रकार से मात्रा मिलेगी तो भाई बहुत जल्दी पौधों में वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। जो कीटनाशक दवाएं होती हैं उनके प्रयोग से किसमें वृद्धि होती है, 61। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोगाणु प्रतिरोधा में। तो रोगाणु प्रतिरोधा क्या होती है दोस्तों, जो रोगों को नाश करने की क्षमता होती है पौधों में, उसकी वृद्धि होती है। खरीफ की फसल कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 62, और उसका सही आंसर हो जाएगा धान। धान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, हैरो खेत में क्या निकालने के काम आता है। जो हैरो होता है उससे खेत से क्या निकालता है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खरपतवार, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, हैरो होता है जब खेत में चलता है उससे खरपतवार बाहर निकल जाता है। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 64 और 64 का सही आंसर हो जाएगा अपप्लावन या प्रवाह विधि। सिंचाई की कटाऊ पानी प्रवाह विधि है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 65 है बल की एसआई मात्रक यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन है आपका एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक पूछा जा रहा है। तो भाई कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक हमने बता चुके हैं, कार्य या ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गति, आप लोग देखने से ही पता चल रहा होगा गति है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गतिज ऊर्जा मिलना चाहिए, हाँ ये है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। गति है तो भाई गतिज ऊर्जा होगी, और स्थिति के कारण ऊर्जा होती है तो स्थिति ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग आपसे पूछा जाए तो फिर यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है। अगर आपसे गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए तो आपका सही आंसर यांत्रिक ऊर्जा होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, केवल गति पूछी गई तो गतिज ऊर्जा इसका सही हो जाएगा। चिमटा किस प्रकार का उदाहरण है, कैसे से तो चा सबसे लास्ट में आता है, इस प्रकार तृतीय श्रेणी का उत्तोलक आपका चिमटा हो जाएगा, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 69, तो 69 का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वार भाटा की ऊर्जा। देखिए यहाँ पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। तो नवीकरणीय को बोलते हैं जो पुनः प्राप्त करी जा सकें, और अनवीकरणीय होती हैं जो पुनः प्राप्त ना की जा सकें। जैसे ज्वार भाटा है, तो ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से होता है, ठीक है। आकर्षण और प्रतिकर्षण शक्ति से होता है, और उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का भी थोड़ा बहुत योगदान होता है, जिससे कि ज्वार भाटा का निर्माण होता है। तो ज्वार भाटा की ऊर्जा दोबारा से प्राप्त करी जा सकती है, ये तो है नहीं कि एक बार ज्वार भाटा आ गया तो दोबारा आएगा नहीं। तो भाई आज आया कल भी आएगा, ठीक है। तो अधिकतर जो ज्वार भाटा आता है वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही आता है। तो भाई एक महीने में 2 से 3 ज्वार भाटा आ ही जाते हैं, तो ये पुनः ऊर्जा प्राप्त करी जा सकती है, इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्यों नहीं है। भाई मान लो पेट्रोलियम है, जमीन के अंदर से निकाला जाता है, कभी ना कभी तो हजारों सालों बाद तो एक बार ऐसा समय आएगा कि नीचे का जो भी पेट्रोलियम है वो सब खत्म हो जाएगा, नीचे जितना भी कोयला दबा हुआ है सब खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस जितनी भी नीचे सारी निकल जाने के बाद सब खत्म हो जाएगी। तो ऐसी ऊर्जाएं जो एक बार बिल्कुल जिनका अस्तित्व खत्म हो सकता है वो अनवीकरणीय होती हैं, जिनका स्रोत कभी खत्म नहीं हो सकता है वो नवीकरणीय होती हैं, जैसे कि जल, सूर्य, ये सभी आपकी नवीकरणीय है।
अगला क्वेश्चन है पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। अभी आप लोग देख सकते हो कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहते हुए पानी की ऊर्जा। अब आप लोग अपने मन से ही बताइए, जो आपका सूर्य होगा, सूर्य क्या कभी खत्म हो सकता है? ये तो भाई पता नहीं कितने बिलियन कितने अरब खरब साल पहले से चला आ रहा और भविष्य में भी कितने दिन तक चलेगा। या पानी, बहते हुए पानी की ऊर्जा, वो बह रहा है लगातार, वो तो बहेगा ही, यहाँ से बहेगा दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह से बहेगा आगे जाएगा, तो उसकी ऊर्जा कभी नहीं खत्म होगी। पवन भाई, हवा जो चलती है उसकी जो वायु ऊर्जा होती है वो भी कभी खत्म नहीं होगी। कोयला एक ऐसा है भाई, कोयला अगर जमीन से निकाला जाएगा, मान लो नीचे 2 टन कोयला दबा हुआ है, तो 2 टन निकालने के बाद एक बार ऐसा समय आएगा कि कोयला 2 टन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो पुनः प्राप्त होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका हो जाएगा कोयला। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई आप लोग लाइक कर सकते हैं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, सौर ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब भाई सौर ऊर्जा है, उससे हम लोगों को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, तो कौन सा इक्विपमेंट हम लोग यूज करेंगे? यहाँ पे सोलर कुकर, सौर भट्टी, सौर जल उष्माक या फिर सौर सेल द्वारा। भाई बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। सोलर सोलर कुकर से थोड़ी ना विद्युत ऊर्जा हम लोग बना लेंगे, या सौर भट्टी से भी विद्युत ऊर्जा नहीं बनाएंगे। भाई भट्टी में जो यूज होगा वो तो आग निकालेगा, सोलर कुकर में खाना बनाएगा, सौर जल उष्मा द्वारा जल का उष्मा उसमें उत्सर्जित होगी। लेकिन सौर सेल जो कि हमारे सोलर प्लेट में लगे होते हैं, उनसे हम लोग विद्युत ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर सेल द्वारा। ऊर्जा का एसआई मात्रक, भाई ऊर्जा का एसआई मात्रक किसे नहीं पता होगा? देखिए अभी यहाँ पे कार्य और ऊर्जा का कितनी बार आपको बता चुके, जूल इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। किलोग्राम भाई किसका मात्रक होता है? केल्विन किसका मात्रक होता है? भाई किलोग्राम तो सबको पता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है, और केल्विन किसका मात्रक होता है? ये चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है। ठीक है, ये भी लिखना है, जैसे आंसर हमने बहुत सारे बोला है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी आपको पता आप लोग बहुत लिख सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि केल्विन जिस भी चीज़ का मात्रक है उसका नाम आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन नंबर 73, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपसे पूछा जा रहा है, भाई सूर्य ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। 1 जूल किसके बराबर होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट कई एग्जाम में आया हुआ है और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा, तो आप लोग सही समझ लीजिए भाई। जूल, जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर। याद रखिए जूल क्या चीज़ होती है, वो न्यूटन इंटू मीटर होती है। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर कैसे होती है वो भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए सबको पता होगा जूल किसका मात्रक होता है, तो जूल होता है कार्य का मात्रक। ठीक है, जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का। इससे पहले अरेंज करते हैं, अब समझिए अच्छे से। जो कार्य होता है, कार्य का सूत्र होता है आपका बल गुणे विस्थापन। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे समझ जाओ। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक आप लोग तो सबको पता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या आप लोग बताते हो? जूल। लेकिन कार्य का जो फार्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। अब यहाँ से आप लोग एक बात बताइए, बल का मात्रक तो सबको पता होता है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो भाई न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा? वो भी एक प्रकार का जूली का तो एक यहाँ पे संयोजित रूप आपको दिख रहा है, यानी कार्य का मात्रक जूल होता है, लेकिन कार्य का जो फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। अब भाई बल का मात्रक अगर लिखेंगे तो न्यूटन हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक लिखेंगे तो मीटर हो जाएगा। तो भाई न्यूटन इंटू मीटर भी किसका मात्रक हो जाएगा? जूल का ही। जूल का ही एक रूप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग देख सकते हो 75 का पहले में दिया जा रहा है, जो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है न्यूटन इंटू मीटर। अब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर दिया जाता वो भी बात बराबर है, या फिर न्यूटन इंटू मीटर दिया गया वो भी बात बराबर है। किसी भी राशि से पहले अगर 1 हम लगा देते हैं तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये सबको पता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम 5 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ 5 ही तो रहेगी, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सरल मशीन कौन सी है? पहिया, पेंच, घिरनी या फिर ये सभी। इजी क्वेश्चन है भाई, ये तीनों चीज़ें तो सरल मशीन ही है एक प्रकार की, तो इसका सही आंसर ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? क्वेश्चन नंबर 77। तो सीढ़ी एक प्रकार का तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक सीढ़ी है। सरल मशीन कौन सी है भाई? मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन या फिर घिरनी। भाई ये तीनों जो दी गई वो एक सरल मशीन ही तो है भाई। मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घिरनी, इसमें कौन सा उसमें कठिन मशीनें हैं? ये भी सरल मशीन है बिल्कुल। कोशिका का भाग है, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, केंद्रक, पेशी ऊतक। कोशिका का इनमें से कौन सा भाग है? ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये याद रखना कि जो केंद्रक होता है वो कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवन का मूल आधार क्या है? भाई जीवन का मूल आधार आपसे पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 80 और इसका सही आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। जीवन का मूल आधार जीव द्रव्य होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन सभी तत्वों से मिलकर होती है। मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, याद रखना। श्वसन अंग है हृदय, ग्रीवा, फेफड़े, सुषुम्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हाँ 83 क्वेश्चन है, और फेफड़े इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा एनिमल। जो दांतों के ऊपर आप लोगों ने व्हाइट देखा होगा, यानी व्हाइट कलर के दांत होते हैं, तो इसके ऊपर एक परत जैसी चढ़ी रहती है, उसे हम लोग एनिमल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
कि दांतों का कार्य क्या होता है। भाई दांतों का कार्य क्या होता है, 85 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये वाला, क्योंकि चबाते भी हैं, फाड़ते भी हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े भी करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है। मानवकृत आपदाएं कौन सी होती हैं, जैसे जनसंख्या विस्फोट हो गई, यानी जनसंख्या बढ़ रही है, ये आपदा कैसी है, एक प्रकार की मानव आपदा ही तो है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो भी आम जनमानस को दिक्कत होगी। इसमें पूछा गया नहीं है भाई, अग्निकांड, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, भूकंप। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देखिए, अग्निकांड कोई भी इंसान आग लगा सकता है, कोई भी इंसान बम फोड़ सकता है, रेल दुर्घटना कोई भाई मनुष्य चाहे तो रेल दुर्घटना भी कर सकता है, बट भूकंप थोड़ी मनुष्य ला सकता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि आपदा मानवकृत नहीं है, तो भाई भूकंप मानवकृत आपदा नहीं है। अमाशा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 87 इंपॉर्टेंट आप लोग लिख सकते हो। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मिक्स क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाला यानी पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है। तो शर्करा का नियमन करने वाला जो सहायक हार्मोन है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं 88 में, उसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए शर्करा का नियमन करने में इंसुलिन है, अगर भाई इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो आपको शुगर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। कैल्शियम और फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है, इसका सही आंसर है पैराथामोन। पैराथामोन जो कि आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बता चुके हैं बी और सी होते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन ये दिया गया है। बाकी बचे हुए विटामिन जो हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की मजबूती के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। कैल्शियम फास्फोरस या फिर कैल्शियम तथा फास्फोरस दोनों, ये ऑप्शन आपसे दिए जा रहे हैं 91 क्वेश्चन में। तो भाई कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों आपकी दांतों की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। भाई पैकेट का दूध संरक्षण किससे होता है, यानी पैकेट में दूध भर दिया गया, वो खराब हो जाएगा, वो खराब ना हो तो क्या करना पड़ता है जिससे कि वो दूध खराब ना हो। उससे पहले कोई ना कोई, आपको पता है, कोई ना कोई प्रक्रिया की जाती होगी। वो प्रक्रिया का नाम है पाश्चुरीकरण, पाश्चराइजेशन किया जाता है, जिससे कि दूध खराब ना हो, उसके बाद ही वो पैकेट में भरा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा दुकानों पे जो दूध मिलता है, तो पाश्चुरीकरण होता कैसे, देखिए एक बार पहले दूध को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म कर दिया जाता है, और एक बार फिर उसी दूध को गर्म करने के बाद बहुत ही कम टेम्परेचर पर ठंडा भी कर दिया जाता है, ताकि जो गर्म करने पर जो ऐसे जीवाणु हों जो बहुत ज़्यादा सर्दी में सर्वाइव कर पाएँ, वो गर्म होने पर मर जाते हैं। ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसको इतना ठंडा कर दिया जाता है ताकि वो वाले जीवाणु मर जाएँ। और पाश्चुरीकरण में दूध बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, जिससे पैकेट में भर के उसे संरक्षित कर दिया जाता है और सभी दुकानों पे उसे बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित तो होता है। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में क्या चीज़ स्थित होते हैं, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सॉरी इसका जो 93 का जो क्वेश्चन था, इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक मिस्टेक हो गई है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान दोस्तों किसमें निहित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। हाँ सही है, ये ऑप्शन नंबर सा ही इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, इसे यहाँ पे टिक कर लेते हैं। और जो ये वाला ऑप्शन है, आपके परमाणु के द्रव्यमान में स्थित होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। हाँ इसमें कन्फ्यूजन हो गई थी दोस्तों, हम इसका आंसर प्रोटॉन में ही समझ रहे थे, बट जो 93 है उसे हमने दोबारा तो पढ़ ही दिया, लेकिन बट आंसर पहले ही वाला है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और परमाणु के नाभिक में भी जो स्थित होते हैं वो भी आपके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही स्थित होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,8। 95 2,8 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है कार्बन 12। याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कार्बन 12 की चर्चा आपको बहुत जगह पे देखने को मिल जाएगी यदि आप लोग साइंस और केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैसे तो CaOH कैल्शियम हो जाएगा, CaOH हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, बट यहाँ पे इनके जो यौगिक दिए गए, कहीं 2 कहीं Ca2 दे दिया गया, कहीं 3 दे दिया गया। ये चीज़ आपको डिफरेंस करनी होगी कि इसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कौन सा सूत्र है। तो भाई CaOH का होल ट्वाइस, याद रखना OH का होल ट्वाइस है, Ca पे कुछ भी नहीं है, OH का होल ट्वाइस है, और ऑप्शन नंबर ए में ये आंसर सही मिल जाएगा आपको। 98 भौतिक परिवर्तनों में, भाई भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है 98, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। इस पर टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर बा, यानी परमाणुओं के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए भाई, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें परमाणुओं के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, यानी आप लोग एक बार बदलोगे कोई भी पदार्थ को एक अवस्था में, तो इसी अवस्था से रिवर्स प्रोसेस करके वो फिर पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई तो आपका परमाणु में परिवर्तन ही नहीं होगा, तो वो क्या होगा, आपका भौतिक परिवर्तन होगा। यदि आप लोग इसको किसी दूसरे कंपाउंड में बदल दोगे और फिर पुनः ये चीज़ उसी कंपाउंड में वापस ना आ पाए,
तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो फिर आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध से दही बन गया। भौतिक परिवर्तन क्या हो गया आपका, कि अभी एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे बल्ब जल रहा है फिर बंद हो गया, या फिर आपने मान लो शरबत बना दिया, उसे गर्म करेंगे तो दोबारा से चीनी बाहर आ जाएगी, तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में वो चीज़ दोबारा आपको वापस नहीं मिल पाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। भाई रासायनिक परिवर्तन आ गया, देखो इस ऑप्शन पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, ठीक है। कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलाना और कांच की बोतल टूटना। देखिए रासायनिक परिवर्तन पूछा गया, यदि कोयले के पीस कर पाउडर बनाओ तो पाउडर से भी तो फिर कोयले के कंकड़ बना सकते हैं हम लोग, तापमान कम करके फिर से जमा देंगे उन्हें। और भाई देखो, कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज के बड़े टुकड़े उन्हें कैंची से कट कर दो, फिर उन्हें आप लोग गर्म करोगे तो उसकी एक लुगदी जैसी तैयार हो जाएगी, उससे दोबारा से कागज बन जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे जो दिया गया, कांच की बोतल को टूटना, कांच की बोतल तोड़ के कांच को टुकड़ों टुकड़ों में कर दो, फिर उसे रिसाइकल करके दोबारा से कांच तो वो कांच ही रहेगी भाई, उससे कुछ भी फिर आप लोग कोई भी चीज़ आपसे बना सकते हो उससे। लेकिन अगर कागज एक बार जल गया तो कागज एक बार जल गया, दोबारा से कागज वो दोबारा बना ही नहीं पाओगे, तो इसका जो रासायनिक परिवर्तन है, दोबारा से कागज नहीं बन पाएगा, यानी उसी अवस्था में वापस नहीं लौट पाएगा, तो उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 7 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ज्वालामुखी का फूटना। ज्वालामुखी का फूटना कौन सा परिवर्तन है, तो ये क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी और क्वेश्चन है कुछ, तो वो बने रहने दो, वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ। आपको हम बता देते हैं कि वो क्वेश्चन के लिए आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है, देखिए अभी तो मैंने ग्रुप में ये पीडीएफ भेजा नहीं है, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब ये पीडीएफ भेज भी दिया गया हो। तो आप लोगों को भाई गूगल पर जाना है, जैसा कि गूगल पे आप लोग जाएंगे और वहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे पीडीएफलॉजी टेलीग्राम ग्रुप। ये ग्रुप दोस्तों हमारा अपना ग्रुप है, आपका ग्रुप है। इस ग्रुप में ढेर सारे पीडीएफ्स भेजे जाते हैं, एकेडमिक से लेकर कंपटीशन एग्जाम तक के सारे पीडीएफ आपको इस ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एनी अदर कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी की भी, तो आपको यहाँ पे फ्री में बिल्कुल बहुत अच्छे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, कहीं से भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं। और रही है डीएलएड की बात, तो भाई डीएलएड के सारे पीडीएफ मैं इस ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम तक 100%, ठीक है। नहीं तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में जाओगे, कमेंट बॉक्स में आपको 2 लिंक मिलेंगी, एक तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, एक हमारे वेबसाइट की लिंक मिलेगी। वो वेबसाइट दोस्तों पीडीएफलॉजी नाम से ही होगी, आप लोग उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपको पूरी पीडीएफ की लिस्ट टाइप की मिल जाएगी। आप लोगों को जो पीडीएफ ठीक लगे डीएलएड वाला, आप लोग वहाँ से सारे पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, कहीं भी आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अब आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई। आप लोग गूगल पे जैसे ही पीडीएफलॉजी टेलीग्राम ग्रुप सर्च करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, क्लिक करेंगे आप लोग, खट से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो भी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे डायरेक्टली, वहाँ पे @pdflogy सर्च करेंगे तो भी आपको ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग भी जाइए, जुड़िए और एंजॉय कीजिए। अब जो हमारी लास्ट रिक्वेस्ट आपसे रहने वाली है कि भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आप लोगों को 100% छोड़ देना है। आइए दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो देखा है आप लोगों ने, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और भाई पूरी डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे वीडियो आप लोग देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। हालांकि हम इतना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं कि धीरे धीरे पढ़ाएं, स्पीड में ही हम पढ़ाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर बताते, क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर बताते जल्दी जल्दी में, जिससे कि आप लोगों का टाइम कम बर्बाद हो। लगभग 30 से 35-40 मिनट में पूरा एकदम से ऑब्जेक्टिव वाला जितना भी पोर्सन है आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।